पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो फफूंदी द्वारा घटित रोग है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इन्हें भी बताना है कि फफूंदी किसके द्वारा होने वाला रोग है। राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दाद। दाद जो कि एक प्रकार का चर्म रोग है जो त्वचा पर फफूंदी द्वारा होता है, जिसे हम रिंग वार्म भी कहते हैं। यह रोग टीनिया कार्पोरिस नामक कवक से फैलता है। अगला क्वेश्चन बात करें दोस्तों, पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग कौन सा है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मिनीमाता रोग। जो अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम वर्ष 1956 में जापान के मिनीमाता शहर में मिनीमाता नामक रोग का पता चला था। जापान की चिस्सो कॉर्पोरेशन नामक रसायन फैक्ट्री द्वारा क्यूइस द्वीप के दक्षिण पश्चिम में खाड़ी में बहाए गए मिथाइल मरकरी से समुद्री पारिस्थितिकी प्रभावित होने के साथ साथ स्थानीय आबादी पर भी असर पड़ा था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिछुआ के पौधों की नोकदार पत्तियों में होने के कारण उसके चुभने पर जलन युक्त पैदा दर्द होता है। आपको बताना है इनमें से कि बिछुआ नामक जो पौधा होता है उसकी नोकदार पत्तियों में किसके होने के कारण उसके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मिथेनोइक एसिड। जो बिछुआ पौधा होता है एक जड़ी बूटी संबंधी शाकीय पौधा है जिसकी दांतेदार पत्तियों के संपर्क में आने से मानव त्वचा में जलन उत्पन्न होकर खुजली सी होने लगती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से किस वैज्ञानिक ने पोलियो टीका विकसित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जोनास एडवर्ड सॉल्क। पोलियो का टीका अमेरिकी विषाणु विज्ञानी जोनास एडवर्ड सॉल्क ने विकसित किया था। अगर हम बात करें पोलियो वैक्सीन की खोज की जो घोषणा सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी, तो यह 1955 में की गई थी। इसको भी आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी थैलेसीमिया, जो कि एक आनुवंशिक विकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि जो पौधे होते हैं किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वह H2O से निकलती है, न कि CO2 से। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं है। सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहाँ से रिवीजन करना है एंड कवर करना है, तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन, जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है। आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है। और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। आपको बताना है जो पर्यावरण का अजैव अवयव का इनमें से उदाहरण कौन सा है। तो राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वायु। पर्यावरण के जो अजैव अवयव में तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, आर्द्रता हो गया, वायु हो गया, पवन हो गया, जल हो गया, मिट्टी आदि सभी आते हैं। जबकि अगर हम जैव अवयव में ऐसे जीवधारी आते हैं जो अपने लिए भोजन निर्माण स्वयं करते हैं या उपभोक्ता वर्ग में आते हैं।
इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण एवं ऑक्सीजन गैस उपजात पदार्थ के रूप में प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि आप एसएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, अनअकैडमी के टॉप बैचेज आ चुके हैं टॉप एजुकेटर के साथ, जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपकमिंग सीएचएसएल की दोस्तों एक बैच स्टार्ट हो चुकी है 4 मई से। इस बैच के थ्रू आप सीजीएल एंड सीएचएसएल अपकमिंग 2022-23 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे बैच लाइक सफलता बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए है, आपके लिए ऑल एग्जाम जो ऑल बैच जनरल स्टडीज के लिए देखिए एसएससी एग्जामिनेशन के लिए 4 मई से स्टार्ट हुई है। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं सीपीयू के लिए, कह लीजिए स्टेनोग्राफर के लिए, फाइनल पंच एसएससी एमटीएस के लिए जो कि आपका जुलाई महीने में होने वाला है, 6 मई से स्टार्ट होने वाला। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस। और अनअकैडमी प्लस में जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे रेज हैंड का भी फीचर है, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट एजुकेटर से बात कर सकते हैं कभी भी क्लास के दौरान। और दोस्तों यहाँ पे आस्क का डाउट फीचर भी इनेबल हो जाएगा जब प्लस में आएंगे। आप कभी भी दोस्तों 3 डाउट एक साथ सेंड कर सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ये सभी चीजें दोस्तों आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से ले सकते हैं। और दोस्तों उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10। एक साथ OJ10 लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना इनमें से कौन सी गैस है उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे जो कि दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन बनाते हैं, परंतु रात में ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड का गौण उत्पादन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है? आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उनमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे CO2 ग्रहण करके O2 मुक्त करते हैं यानी ऑक्सीजन मुक्त करते हैं तथा इनमें भोजन का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, इनमें से आपको बताना है जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए ऊर्जा कौन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी लाइट। जो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया मनुष्यों सहित पृथ्वी पर इन सभी प्राणियों को जीवित रखने का काम करती है। इनमें से किस वैज्ञानिक ने इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? यानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको बताकर किस वैज्ञानिक ने नोबेल पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन ने ही प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कार्बन स्थिरीकरण क्रिया को समझाया था। इन्होंने कैल्विन चक्र का प्रतिपादन किया और इस खोज के लिए इन्हें वर्ष 1961 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी रेड, लाल। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। लाल रंग के बाद इस क्रिया की प्रभावशीलता सबसे अधिक नीले में होती है और सबसे कम प्रभावशीलता बैंगनी रंग में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में
पुनः संग्रह होता है? 4 ऑप्शन है। बताना है कि मानव के शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रहण किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ग्लाइकोजेन का। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिकता भूमिका शरीर के सभी कोशिकाओं को ऊर्जा की आपूर्ति है। कार्बोहाइड्रेट मूल रूप से शुगर तथा स्टार्च होते हैं और यह भोजन के पाचन के समय ग्लूकोज में बदल जाता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि इनमें से कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वातावरण में उपस्थित मात्रा जल से क्रिया कर प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करती है, अतः यह वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है। अगर हम बात करें दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की और तथा सल्फर डाइऑक्साइड की, तो ये वायु प्रदूषक कैसे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ है जो पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी बोरान। पौधों की वृद्धि व विकास के लिए 8 सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो जिंक हो गया, बोरान हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, कॉपर हो गया, क्लोरीन हो गया, आयरन हो गया तथा मैग्नीज हो गया और निकिल हो गया। इस बात को आप याद रखिएगा कि पौधों की वृद्धि और विकास के लिए 8 सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? आपको बताना है कि जो फल होते हैं वो पकने से पहले जो गिर जाते हैं तो उन्हें रोकने के लिए किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ऑक्सीन के छिड़काव द्वारा। ऑक्सीन जो कि एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है जो पौधों में विलगन क्रिया को रोकता है। यह पौधों में वृद्धि नियामक पदार्थ के रूप में कार्य करता है और इसे इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूरण करते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवचूषण करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश का अवशोषण। पौधों में आपको बता दें जो पर्णहरित होता है वह प्रायः पत्तियों में पाया जाता है, अतः पत्तों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो पौधे तथा पेड़ होते हैं उनके पत्तों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरोफिल का होना। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का जो हरा रंग उसमें पाए जाने वाले क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित कैसे होती है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है और इस प्रक्रिया में 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पहली प्रकाश रासायनिक क्रिया तथा दूसरी रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं।
मतलब जो प्रक्रिया से पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी श्वसन कहलाता है। पौधे रात में ऊर्जा श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ही प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पत्ती, लीफ। पौधों में जो पत्ती है वह श्वसन अंग होता है। पत्तियां दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। आपको बताना है कि जो पर्यावरण का अजैव अवयव का इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी वायु। आपको बताया मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में। तो वनस्पति तथा जानवर दोनों, जो वनस्पति और जानवर है दोनों जैव अवयव हैं, जबकि वायु हो गया एक अजैव अवयव का उदाहरण है। इसी प्रकार आपको मैंने अभी बताया था मिट्टी हो गया, जल हो गया, ताप हो गया, आदि भी अजैव अवयव हैं। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन एकमात्र सही है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। आपको बता दें कि जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों द्वारा भोजन बनाते हैं, पत्तियों में भोजन संग्रहित नहीं करते। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं और पौधे बिना प्रकाश के भोजन नहीं बना सकते। इसीलिए आपको इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। आपको बताना है कि चंद्रमा से अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु को लाया जाए तो उससे परिवर्तन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। यानी किसी वस्तु को यदि चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से वस्तु का भार तो बढ़ जाता है परंतु उसका द्रव्यमान सर्वत्र नियत रहता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा। आपको इनमें से बताना है कि सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी तीनों एक साथ आएंगे। आपको बता दें कि निर्वात में यदि लोहा हो गया, कागज हो गया और पत्थर एक साथ गिराया जाता है तो उन पर गुरुत्वाकर्षण जो जी होता है एक समान लगता है, परंतु निर्वात में हवा का प्रतिरोध एकदम नहीं लगता, अतः तीनों वस्तुएं एक साथ ही आएंगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंत्रण होता है। आपको इनमें से बताना है कि किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंत्रण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जलवायु द्वारा। आपको बता दें कि किसी भी स्थान का जो पर्यावरण पर जलवायु कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। जलवायु द्वारा पर्यावरण का निर्माण भी किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बताती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो वायुमंडल की ओजोन परत है हमें किससे बचाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से। जो वायुमंडल की ओजोन परत तापमंडल के नीचे लगभग 20 से 30 किमी पृथ्वी तल से ऊपर पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरण के 97 से 99% भाग को अवशोषित कर पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है इनमें से कौन सी वह प्रक्रिया है जो वृष्टि का रूप नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जलप्रपात यानी वाटरफॉल। ये वृष्टि का रूप नहीं है। आपको बता दें कि वायुमंडल से पानी का वाष्प से संघनित होकर गिरना दृष्टि की प्रक्रिया में आता है। अतः आपको बता दें कि जैसे ओस हो गया, कोहरा हो गया, वर्षा वृष्टि की प्रक्रिया है, परंतु जलप्रपात जो एक इस तरह की प्रक्रिया नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ग्रहों की गति
के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो ग्रहों के गति का नियम उसको किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी केपलर ने। जो ग्रहों यानी केपलर जो कि जर्मन गणितज्ञ जॉन केपलर ने 1609 ईस्वी में सूर्य के सापेक्ष ग्रहों के चाल संबंधी अपने 2 नियम प्रस्तुत किए हैं। न्यूटन ने इन्हीं नियमों के आधार पर अपने सूत्रों का प्रतिपादन किया था। 1619 ईस्वी में केपलर ने तृतीय नियम प्रतिपादित किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि अभिकेंद्र बल सदैव किस पर कार्य करता है। राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। आपको बता दें अभिकेंद्र बल जो कि सदैव केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, आपको बताना है इनमें से जो पृथ्वी के भ्रमण की गति है वो कितनी है। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2.8 किमी प्रति मिनट। जो पृथ्वी के भ्रमण की जो गति है वो 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। आपको इनमें बताना है कि जो क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी त्वरण। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु में दिशा परिवर्तन के कारण उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। नियत समय में वेग में परिवर्तन नियत दर से होता है। चूँकि वेग परिवर्तन की दर नियत होती है, इसलिए नियत वृत्तीय गति में त्वरण नियत होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी हवाई जहाज़ की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। आपको बताना है 4 उपकरण है इसमें से। आपको बताना है कि जो किसी हवाई जहाज़ की ऊंचाई मापने के लिए इनमें से कौन सा प्रयुक्त उपकरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो कि एक प्रकार का यंत्र होता है जिससे हवाई जहाज़ की ऊंचाई ज्ञात की जाती है। यानी किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई तथा पानी के अंदर स्थित किसी पिंड की गहराई नापी जाती है अल्टीमीटर के द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ क्या है। आपको बताना है कि जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है उसका अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊर्जा संरक्षित है, न इसका सृजन होता है न ही इसका विकास होता है। इसी को ही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैरोमीटर। बैरोमीटर जो कि पारे के दाब के आधार पर बनाया जाता है और वायुमंडल का दाब पारे के स्तंभ की ऊंचाई के बराबर मापा जाता है। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई जितनी होती है वही ऊंचाई वायुमंडल का दाब होता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को एक ऊंचाई के से एक साथ गिराया जाए तो दोनों गिरेगी। आपको इनमें बताना है कि अगर एक आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को एक ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो दोनों गिरेंगी। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक साथ। अगर हम लकड़ी तथा लोहे के गोलों को एक साथ गिराने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दोनों पर बराबर लगता है। यदि हवा का प्रतिरोध नगण्य हो तो दोनों गोले एक साथ गिरेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरेगी। इनमें से आपको बताना है कि अभी मैंने आपको बताया है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी त्वरण। ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे मार्क कर लीजिएगा। तो आपको बता दें कि त्वरण जो कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु का वेग क्रमशः बढ़ता जाता है, किंतु इस वृद्धि की दर अर्थात त्वरण समान रहती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्ति कहलाती है। आपको इनमें बताना है कि शक्ति क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्य
करने की दर। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। घड़ी की कुंडलित कमानी में ऊर्जा होती है। 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि जो घड़ी की कुंडलित कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की जो कुंडलित कमानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब घड़ी का पेंडुलम अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तब उसमें अधिकतम संचयित स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ही पेंडुलम उच्चतम बिंदु से निम्नतम बिंदु की ओर गति करता है उसकी यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। आपको इन्हें बताना है कि कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। आपको बता दें कि किसी वस्तु पर बल लगाने से यदि उसका विस्थापन न हो अर्थात विस्थापन शून्य हो तो कार्य नहीं होगा। इस प्रकार से लड़के द्वारा दीवार को धक्का देना विस्थापन रहित घटना है, अतः इस क्रिया में कार्य नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ से लुढ़कती हुई वस्तु में है। आपको बताना है कि पहाड़ से जो लुढ़कती हुई वस्तु में कौन सी ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों। आपको बता दें कि पहाड़ से लुढ़कती हुई वस्तु पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर होने के कारण स्थितिज ऊर्जा से युक्त होगी तथा यह लुढ़क रही है, अतः इसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होगा। 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि इनमें से कौन अधिक कार्य कर सकता है। इसके राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी एक चली हुई गोली। हम जानते हैं कि दोस्तों कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। इस प्रकार से बंदूक से चली गोली में घूमते हुए पहिए, तेजी से आते हुए पत्थर तथा उठा हुआ हथौड़ा की तुलना में बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। 4 ऑप्शन आपके पास बताना है कि उस बल का क्या नाम है जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी संपर्क बल। आपको बता दें जो दो परस्पर प्रभावी अर्थात एक दूसरे के संपर्क में आने वाले वस्तुओं के बीच कार्यरत बल को संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बलों के अंतर्गत किसी सतह पर रखी वस्तु पर सतह की प्रतिक्रिया किसी वस्तु को खींचने से इसमें उत्पन्न तनाव, घर्षण बल आदि आते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस राशि की इकाइयाँ समान होती है। 4 ऑप्शन है, आपको पास बताना है कि इनमें से किस राशि की इकाइयाँ समान होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कार्य और ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा जो कि परस्पर संबंधित राशियां हैं, अर्थात कार्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है। इन दोनों का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है जूल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो इसकी चाल तो समान रहती है, लेकिन गति की दिशा में निरंतर बदलाव होते रहने से वेग में परिवर्तन होता रहता है।
अतः वृत्तीय गति में त्वरण होता है एवं इस त्वरण का कारण वृत्त के केंद्र की ओर कार्यरत बल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? आपको बताना है कि जो द्रव होता है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार जो होने का कारण है वो पृष्ठ तनाव या सतही तनाव होता है, क्योंकि दिए हुए आयतन के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है और पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण है। 4 ऑप्शन है, आपको पास बताना है कि द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अणुओं के मध्य ससंजक बल। द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल है। ससंजक बल वह आकर्षक बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? आपको बताना है कि जल की जो कठोरता होती है वो किसकी उपस्थिति से होती है। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जल में जो कठोरता वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील लवणों जैसे बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड आदि के कारण होती है। जब यह कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है तो इसे अस्थायी कठोरता कहते हैं, क्योंकि इस कठोरता को मात्र उबालकर ही दूर किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल की कठोरता किसके कारण होती है? आपको बताना है इनमें से कि जल की जो कठोरता होती है वो किसके कारण होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जो जल की कठोरता होती है वो किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी CaH3O3 ट्वायस। जो जल की कठोरता होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। इसके रासायनिक सूत्र जो है वही यही है CaH3O3 ट्वायस। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर पानी में लवण है, उसका रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर पानी में लवण है, उसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी CaH3O3 ट्वायस, जो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है? आपको बताना है कि जो जल की कठोरता होती है वो उबालने से दूर हो जाए तो उसकी प्रकृति क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अस्थायी। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाती है तो वह कठोरता अस्थायी प्रकृति की होती है। यह कठोरता जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? आपको बताना है कि इनमें से जो जल की संशुद्धि होती है उनमें कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पोटेशियम परमैंगनेट। जल की जो संशुद्धि में होती है वो पोटेशियम परमैंगनेट रसायन का प्रयोग किया जाता है। यह कीटाणुनाशक होता है, अतः जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर उसे मानव के उपयोग योग्य बनाता है। रासायनिक सूत्र की बात करें दोस्तों, इसका हो जाएगा KMnO4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? आपको बताना है इनमें से जो पानी की अस्थायी कठोरता होती है वो किसका प्रयोग करके इसे दूर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी CaOH ट्वाइस। जो जल की अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जल में चूना जल जो होता है मिलाकर अस्थायी कठोरता दूर की जाती है और जल की स्थायी कठोरता को कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में नगर पालिका जल का उपचार साधारणतया किससे किया जाता है?
आपको बताना है जो भारत में नगर पालिका सप्लाई पानी होता है उसके जल का उपचार किससे किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी क्लोरीन। जो भारत में नगर पालिका जल का उपचार साधारणतया क्लोरीन द्वारा किया जाता है जो विरंजक चूर्ण से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संगमरमर मार्बल। ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों, क्लोरीन तथा सिलिकॉन तीनों तत्व होते हैं, जबकि अगर संगमरमर की बात करें तो यह यौगिक यानी चूने के पत्थर का रूपांतरित शैल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है, क्योंकि यह खनिज सामान्यतः साथ साथ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। इनमें से आपको बनाना है किसी तत्व का परमाणु, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी हीलियम। हीलियम परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 31 पिकोमीटर है तथा यह सबसे छोटा परमाणु है। जबकि अगर हम सीजियम की बात करें दोस्तों तो यह सीजियम परमाणु जिसकी त्रिज्या 298 pm है जो कि सबसे बड़ा है। छोटा की बात करें तो हीलियम हो गया दोस्तों और सबसे बड़ा की बात करें तो यह सीजियम परमाणु हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह, आपको बताना है इनमें से कि जो एक जल नमूना होता है वो भारी जल क्यों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पेयजल से भारी है। भारी जल जो कि पेयजल से भारी होता है यह हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है और इसका अणुभार 20 होता है जो साधारण जल के अणुभार यानी 18 से अधिक होता है, इसीलिए इसे भारी जल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारी जल का अणुभार है, आपको अभी अभी मैंने बताया है, आपको बताना है कि जो भारी जल का अणुभार कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो भारी जल का अणुभार होता है वो 20 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है, आपको बताना है इनमें से कि जो भारी जल होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी D2O। जो भारी जल होता है उसका जो आणविक सूत्र D2O होता है। हाइड्रोजन के आपको बता दें कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। और ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं एवं इसके ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड या भारी जल का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है D2O। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से जो समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरीन की। जो समुद्री जल में विभिन्न लवण पाए जाते हैं जिसमें से सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड या सामान्य लवण या खाने के नमक की होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। आपको बताना है कि लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जस्तीकरण। जो लोहे की पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं तथा इस तरह लेपित लोहे को जस्तेदार लोहा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। आपको बताना है इनमें से जो गैल्वेनाइज्ड अभी मैंने बताया है तो लोहे पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जस्ते की।
गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। इससे लोहा सुरक्षित रहता है और वायुमंडलीय गैसों तथा नमी की क्रिया पहले जिंक से होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है, इनमें से आपको बताएं जो प्लास्टिक बोतल होता है या बाल्टी होता है वो किसकी बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपर्युक्त दोनों, जो कि ये है पॉलीएथिलीन टेरेफ्टेल और पॉलीविनाइल क्लोराइड की। पॉलीएथिलीन टेरेफ्टेल बात का प्रयोग प्लास्टिक बोतलों के निर्माण में होता है और पॉलीविनाइल क्लोराइड भी प्लास्टिक बोतलों के निर्माण में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा समक्षारीय ऑक्साइड है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समक्षारीय ऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी Na2O, जो कि समक्षारी ऑक्साइड होता है। अगर बात करें हम N2O5, CO2 और SO3 की, तो यह अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा तत्व है जो तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी लोहा। लोहा जो कि तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वे अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व है जो कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन। कार्बन जो कि कार्बनिक यौगिक के मुख्य रूप से मौजूद रहता है, अतः कार्बनिक यौगिकों का मुख्य तत्व कार्बन है और कार्बन सभी जीवित प्राणियों में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्व के हैं। आपको बताना इनमें से सबसे अधिक संख्या में किस यौगिक के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन। कार्बन के यौगिक सर्वाधिक संख्या में हैं क्योंकि इनमें श्रृंखलन की अद्वितीय क्षमता होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया है जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। अगर हम औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजन गैस का जो उत्पादन होता है जल के विद्युत अपघटन द्वारा होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की अभिक्रिया के फलस्वरूप भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और लाल तप्त पर भाप गुजारने के फलस्वरूप भी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह का है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक तत्व सबसे भारी तत्व है जो निकेल समूह का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्लैटिनम। प्लैटिनम जो कि एक जंग प्रतिरोधी है तथा निकेल एवं कॉपर अयस्कों से प्राप्त होता है। वस्तुतः हम बात करें प्लैटिनम एवं पैलेडियम दोनों ही निकेल समूह के हैं, परंतु पैलेडियम का जो परमाणु भार होता है वो पैलेडियम से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है। आपको बताना है कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो किस धातु के डब्बे में रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिल्वर। जो कॉपर सल्फेट होता है उसको सिल्वर धातु के डब्बे में रखा जा सकता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित हैं। चार ऑप्शन है, आपको बात बताना है कि इनमें से किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी NaOH, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित होते हैं और हम बात करें KCl में तो मात्र आयनिक बंध होता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।